हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत और मैं हूं आवा ट्यूटोरियल से। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और उनके आर्किटेक्चर्स की। स्पेशली आर्किटेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क बनाए ही जाते हैं दो तरीक़ों से। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ये तय होता है कि कंप्यूटर्स में राइट्स और प्रिविलेजेस के डिस्ट्रीब्यूशंस करने हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसा नेटवर्क बना रहा हूँ जिसमें एक मशीन स्पेशली सिर्फ सेंडर होगी और एक मशीन स्पेशली सिर्फ रिसीवर होगी, तो मुझे वहाँ राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। मुझे जिस मशीन को सेंडर बनाना है फॉर एवर, उसे मुझे सर्वर बनाना होगा, और जिस मशीन को मुझे रिसीवर बनाना है फॉर एवर, उसे मुझे क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट पे तय होता है कि मुझे इस तरीके के नेटवर्क बनाने हैं या फिर एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें राइट्स और रोल्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो एक ऐसा नेटवर्क जिसमें रोल्स और राइट्स प्रिविलेज के बेसिस पे कंप्यूटर्स के बीच में डिफरेंसेस हैं, वो नेटवर्क कहलाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का नेटवर्क। और एक वो नेटवर्क जिसमें ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सारी मशीनों के राइट्स और सारी मशीनों के जो रोल्स हैं, प्रिविलेज हैं, वो एक बराबर हैं, ऐसा नेटवर्क कहलाता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में दो वर्ड्स हैं, क्लाइंट्स एंड सर्वर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सिर्फ एक वर्ड है, पीयर। तो इससे भी ये फ़र्क समझ में आ जाता है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक मशीन क्लाइंट कहलाती है, दूसरी सर्वर कहलाती है, और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सारी मशीनों को एक ही नाम से जानते हैं, एंड दैट इज़ पीयर। So let me introduce you how architectures are differentiated on the basis of requirement and how it all can be defined. Okay. So this is the chapter of architectures of network. As you can see, हमने दो डिफरेंस यहाँ क्रिएट किए हैं, दो टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स बताए हैं। पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और दूसरा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, जैसा मैंने आपको बताया, रोल्स और प्रिविलेज का एक डिफरेंस होता है दोनों मशीनों के बीच में। So these networks are made up of two types of computers. Some are clients, whereas some are servers. ये जो नेटवर्क्स हैं वो दो तरीके की मशीनों के कनेक्शन से बनते हैं। कुछ मशीनों को क्लाइंट कहते हैं, कुछ मशीनों को सर्वर कहते हैं। Clients are those PCs that are designed to make request for the data they want to get. क्लाइंट उन मशीनों को कहते हैं जो उस डेटा को, जिसको वो पाना चाहते हैं, उस डेटा की रिक्वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, ये रिक्वेस्ट की जाती है सर्वर्स को, सर्वर्स उस रिक्वेस्ट की फुलफिलमेंट करते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं। सो ऑन द अदर साइड, सर्वर्स आर दोज पीसीज दैट आर डिजाइंड टू रिप्लाई टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, देयरबाय सर्विंग देम द डेटा दैट दे वांटेड टू गेट। सर्वर्स डिज़ाइन किए जाते हैं इस तरीके से कि वो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट्स का रिस्पॉन्स दे पाएँ, और जो डेटा क्लाइंट्स ने मांगा है वो डेटा सर्वर्स उन्हें उपलब्ध करा पाएँ। हालांकि सर्वर्स, यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स भी हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स रेफ़र करते हैं और अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। एक बहुत कॉमन परसेप्शन बना हुआ है कि सारा डाटा सर्वर्स पे स्टोर करके रखा गया होता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये समझना थोड़ा ज़रूरी है कि सर्वर कहते किसको हैं। सर्वर्स के बारे में जो कॉमन कंसेप्ट है हमारा, वो ये कहता है कि कोई मशीन होगी जो बहुत हाई कैपेसिटी होगी, बहुत हाई स्पीड होगी और काफ़ी क्विक होगी, काफ़ी फास्ट होगी, जिसमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आता होगा। तो एक बहुत ही टिपिकल सा कंप्यूटर मशीन होगा। बट ऐसा असल में सर्वर्स के बारे में नहीं कह सकते। सर्वर्स ऐसे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी भी मशीन को बना सकते हैं सर्वर। यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने एक सर्वर डेवलप किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई कंप्यूटर हार्डवेयर डेवलप किया है। मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया है
जो किसी भी मशीन पे चलेगा तो उस मशीन को एक सर्वर की तरह बिहेव करवाएगा। किसी भी मशीन को एक सर्वर बनाया जा सकता है। मैं अपने पर्सनल लैपटॉप को भी एक सर्वर बना सकता हूँ। बट प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर्स को डिज़ाइन किया जाता है मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए और मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो अगर मैं एक ऑर्डिनरी पीसी को एक सर्वर की तरह बिहेव करवाऊं तो वहाँ पे उस मशीन की जो हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं वो मेरे काम पे अफेक्ट डालेंगी। अगर मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट्स आ रही हैं तो उन मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसका हार्डवेयर भी बहुत मजबूत हो, या एटलीस्ट वो इतना फास्ट हो, उसका रैम स्पेस हाई हो, उसकी कैश कैपेसिटी ज़्यादा हो, उसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी बेहतर हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को जल्दी हैंडल किया जा सकता है इफ़ेक्टिव मैनर में। तो सर्वर आप किसी भी मशीन को बना सकते हैं, बस आपके पास वो प्रोग्राम होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस ऑर्डिनरी मशीन को एक सर्वर की तरह बिहेव कराता है। अब जैसा मैंने कहा, हम किसी भी ऑर्डिनरी मशीन को सर्वर नहीं बनाएंगे, हम सर्वर बनाएंगे उस मशीन को जिसकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। हार्डवेयर के बेसिस पे क्लाइंट और सर्वर्स का ये डिफरेंस हुआ। क्लाइंट मशीनें कितनी हो सकती हैं किसी नेटवर्क में और सर्वर मशीनें कितनी हो सकती हैं किसी नेटवर्क में, इसका कोई क्लियर कट फार्मूलेशन नहीं है। दरअसल ये हमारे नेटवर्क की जो स्पैन है, नेटवर्क जो हमारा फैला हुआ है वो किस एरिया तक फैला हुआ है, प्लस उसमें कितने सारे क्लाइंट्स हैं, इस पे तय किया जाता है कि उसमें कितने सर्वर्स का रिक्वायरमेंट होगा। आमतौर पे हम ऐसा मानते हैं कि किसी नेटवर्क में एक सर्वर होगा, मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं, बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर क्लाइंट की संख्या ज़्यादा है और सर्वर्स की क्षमता कम है तो सर्वर्स को एक से ज़्यादा संख्या में भी रख सकते हैं। फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सर्वर ऐसा बनाया है जो 50 क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सकता है एट अ टाइम, तो अगर मेरे पास 50 ही क्लाइंट हैं तो एक सर्वर और 50 क्लाइंट से मेरा काम बन गया। लेकिन अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स हो जाते हैं और सर्वर वही है जो 50 क्लाइंट्स को हैंडल कर पाए, तो मुझे ऐसे ऐसे 2 सर्वर बनाने पड़ेंगे, जिनमें से एक सर्वर आधे यानी 50 क्लाइंट्स को हैंडल करेगा और दूसरा सर्वर आधे यानी कि दूसरे 50 क्लाइंट्स को हैंडल करेगा। इसी तरीके से बहुत बड़े नेटवर्क्स में लोड बैलेंस किया जाता है। तो हमने एक कॉमन वे में सुना भी हुआ है, फेसबुक के दुनिया भर में बहुत सारे सर्वर्स हैं, गूगल के दुनिया भर में बहुत सारे सर्वर्स हैं, अमेजॉन के दुनिया भर में बहुत सारे सर्वर्स हैं, फ्लिपकार्ट के इंडिया में बहुत सारे सर्वर हो सकते हैं। तो ये इस बात पे तय होता है कि ज़्यादा क्लाइंट रिक्वेस्ट्स कहाँ से आ रही हैं। बहरहाल, तो अब हमारे पास एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ सी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो वर्टिकल लाइंस, ब्लैक वर्टिकल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, दीज लाइंस डिनोट द टाइम डिफरेंस। यहाँ पे अगर T1 टाइम था तो हो सकता है यहाँ पे ये Tn टाइम हो, यानी ये समय की तरफ इशारा कर रहा है और ये बता रहा है कि ये अलग टाइम था, ये अलग टाइम था, ये अलग टाइम था, ये अलग टाइम था, और इस तरीके से टाइम डिफरेंसेस होते चले गए हैं। तो ऑन द क्लाइंट साइड एंड ऑन द सर्वर साइड टाइम को ये ब्लैक वर्टिकल लाइंस दिखा रही हैं। शुरुआत होती है इनकी बातचीत की क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन आने से। क्लाइंट मशीन अपने सर्वर मशीन को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सर्वर्स डिज़ाइन किए गए होते हैं इस आधार पे कि वो कितने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकते हैं, कितनी क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को वो हैंडल कर सकते हैं। तो अगर इस सर्वर की क्षमता फुल हो चुकी है, ये अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये सर्वर 100 क्लाइंट रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया था और ऑलरेडी ये 100 क्लाइंट से जुड़ा हुआ है, उनकी रिक्वेस्ट्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस क्लाइंट के इस रिक्वेस्ट ऑफ कनेक्शन को ये सर्वर एंटरटेन नहीं करेगा। हालांकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं होता है कि 100 क्लाइंट्स के लिए सर्वर है तो
101 वाला जो क्लाइंट है उसको हैंडल नहीं करेगा, थोड़ा थ्रेशोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर किसी सर्वर को डिज़ाइन किया गया है 100 क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, तो ये उस सर्वर का गुड केस है। अगर मैं इसे बेस्ट केस पे लेके जाऊं तो मे बी 15 क्लाइंट्स का थ्रेशोल्ड फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाता है कि आप 115 क्लाइंट्स को मैक्सिमम हैंडल कर सकते हैं इस सर्वर के थ्रू। तो जैसा मैंने आपसे कहा, सपोज करें इस सर्वर की क्षमता है 100 क्लाइंट्स की और ये 100 क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है एट द मोमेंट। तो इस क्लाइंट की रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन को ये सर्वर अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर जाकर के चाहे तो एंटरटेन कर सकता है। बट अगर वो थ्रेशोल्ड वाली फ्लेक्सिबल लिमिट भी ओवरफ्लो हो रही है, आप उसकी भी लिमिट एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फिर ये सर्वर इस रिक्वेस्ट ऑफ कनेक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इनफैक्ट वहाँ पे एक रिजेक्शन भेज दिया जाएगा कि माफ़ कीजिए, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। अगेन क्लाइंट को और कोई ऑप्शंस नहीं होते, वो दोबारा रिक्वेस्ट ऑफ कनेक्शन भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि यही सबसे पहला स्टेप है सर्वर से कनेक्ट होने का। बट प्रॉब्लम यह है कि क्लाइंट क्या उसी टाइम पे जब उसके पास रिजेक्शन आया उसी टाइम पे वो दोबारा रिक्वेस्ट भेज दे, या थोड़ा रुक करके और किसी अलग टाइम पे दोबारा रिक्वेस्ट ऑफ कनेक्शन भेजे। यहाँ थोड़ा सा टाइम ले लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि वो हमें इस बात का आभास कराता है कि मे बी इन दैट सॉर्ट ऑफ टाइम सर्वर के पास थोड़ा स्पेस हो गया होगा, कुछ मशीनें डिस्कनेक्ट हो गई होंगी, कुछ मशीनें लॉग आउट हो गई होंगी, तो हमारे लिए में भी थोड़ा स्पेस वहाँ हो गया होगा। तो अब थोड़े गैप के बाद यहाँ दोबारा रिक्वेस्ट ऑफ कनेक्शन भेजी जाती है। अब जैसा हमने अंदाज़ा लगाया था मे बी कि इस सर्वर के पास थोड़ा स्पेस हो गया हो, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट से थोड़ा कम जो एक्सप्लॉइटेशन था वो कम हो गया हो, तो यहाँ पे ये सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और क्लाइंट से उसकी ऑथेंटिकेशन की बात करेगा। यानी क्लाइंट से कहेगा कि आप अपना लॉगिन डेटा या क्रेडेंशियल्स भेजो ताकि हम आपको पहचान पाएँ। तो क्लाइंट के पास अब वहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि वो अपना लॉगिन डेटा भेजे। लॉगिन डेटा सर्वर के पास आएगा तो सर्वर के पास इस क्लाइंट का लॉगिन डेटा पहले से भी मौजूद है और उस पहले से मौजूद लॉगिन डेटा को अभी भेजे गए लॉगिन डेटा के साथ मैच कराया जाएगा। दरअसल यही चीज़ ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ऑथेंटिकेशन के बाद अगर ऑथेंटिकेशन फेल हुआ तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट रिजेक्शन का एक नोटिस भेजा जा सकता है क्लाइंट को और अगेन वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्लाइंट को फिर से रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन भेजना होगा। बट एक बार मान लेते हैं कि लॉगिन डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे मैच कर गया, यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स सही थे, तो उस केस में लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक बार लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने का मतलब ये है कि क्लाइंट सर्वर से अपना कनेक्शन बना चुका है। अब ये क्लाइंट जितना भी डेटा मांगेगा सर्वर वो सारा डेटा उसे उपलब्ध कराएगा। तो आप देख सकते हैं, वंस द लॉगिन इज सक्सेसफुल, डेटा इज आस्क्ड, डेटा इज गिवन, डेटा इज आस्क्ड, डेटा इज गिवन, डेटा इज आस्क्ड इज गिवन। ये चलता रहेगा तब तक जब तक सारा डाटा क्लाइंट को मिल नहीं जाता है जितना उसे चाहिए था। जब ये सारी कहानी पूरी हो जाती है तो इस कनेक्शन को टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट भी क्लाइंट की तरफ से ही भेजी जाती है। हालांकि किसी भी मेजर माइनर गेम की तरह से जो मेजर पार्ट है उसके पास कनेक्शन को टर्मिनेट करने के राइट्स हमेशा होते हैं, यानी इस कनेक्शन को टर्मिनेट करने का अधिकार सर्वर के पास हमेशा है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो क्लाइंट की तरफ से ही एक रिक्वेस्ट फॉर टर्मिनेशन आती है। उस रिक्वेस्ट ऑफ टर्मिनेशन को जब सर्वर एंटरटेन करेगा तो कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया जाएगा और जो कनेक्शन बना हुआ था वो कनेक्शन टूट गया। ये क्लाइंट इस सर्वर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। और जैसा इस वाले टाइम गैप में हमने देखा था कि इस सर्वर से कुछ कनेक्शंस टूट गए थे ताकि हमारे लिए स्पेस बन गया था, अब वैसे ही हमारा कनेक्शन सर्वर से टूट गया है, इनफैक्ट हमने खुद ही तोड़ लिया है। तो दूसरे क्लाइंट्स अब इस सर्वर से जुड़ सकते हैं जो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे जब हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही एक क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन होता है। हालांकि मैं यहाँ ये डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ कि ये जो कम्युनिकेशन आपने देखा ये बहुत ही जेनेरिक एक्सप्लेनेशन है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का। इनके बीच में इस कम्युनिकेशन में बहुत सारे इनफैक्ट न्यूमरस प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगे उनमें इनको और डिटेल करेंगे और उन प्रोटोकॉल्स के लेवल पे भी जाएंगे ताकि हम समझ पाएँ लॉगिन
सक्सेसफुल और लॉगिन फेलियर्स में क्या होता है, या रिक्वेस्ट कनेक्शन और रिक्वेस्ट रिजेक्शन, रिक्वेस्ट कनेक्शन और रिक्वेस्ट रिसीव्स जब होता है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड लेवल है, उस पर हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे, बट दिस इज़ फॉर द जनरल कंसेप्ट ऑफ हाउ अ क्लाइंट इज़ connected to a server and how both of these communicate together. So working of CS network, ये पूरा explanation वही है जिसके बारे में हमने इस image में बात की है. So you can get the notes of this communication as well on this website, but we'll move on. And the next architecture of network is peer-to-peer architecture. जैसे मैंने कहा था कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वो है जिसमें क्लाइंट्स और सर्वर्स इन दोनों मशीनों के बीच में रोल्स और प्रिविलेज का डिफरेंस होता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही टाइप की मशीन होती है और उसे कहते हैं पीयर। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में दोनों साइड्स में पीयर ही होते हैं और इनके बीच में रोल्स, राइट्स, प्रिविलेज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बंटवारा नहीं होता है। In these networks, there is no any difference among PCs. All PCs enjoy same privilege, and hence there is no any client or server. Instead, all PCs are collectively called peers. तो यहाँ कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, तो सारे के सारे एक ही चीज़ हैं और उन्हें कहते हैं peers. कम्युनिकेशन कैसे होता है? So let's look at this diagram now. ये डायग्राम एक पीयर टू पीयर नेटवर्क को रिजेंबल करता है, बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 5 मशीनें हैं। ये पांचों मशीनें एक मैश नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं। पांचों मशीनों के अपने जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है। एवरी मशीन इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर मशीन विद डायरेक्ट कनेक्शन। तो सारे के सारे डायरेक्ट कनेक्शन में आपस में जुड़े हुए हैं एंड ये सारे के सारे इन रेड लाइंस के थ्रू आप देख सकते हैं एक अलग ब्लॉक से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है CIS। इनफैक्ट CIS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडेक्सिंग सर्वर। तो एक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ सकता है कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में तो सर्वर होता ही नहीं है, तो फिर ये CIS कौन सा सर्वर है? देखिए फ़र्क ये है कि सर्वर एक बड़ा जेनेरिक टर्म है। जब हम सर्वर की बात करते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में है, तो हम एक प्रॉपर मशीन की बात कर रहे हैं जिस पे सर्वर प्रोग्राम चल रहा है और वो सर्वर प्रोग्राम सर्व करने का काम कर रहा है, यानी डेटा को सर्व कर रहा है टू ऑल द क्लाइंट्स। बट यहाँ पे CIS जो सर्वर है, ये सर्वर किसी तरीके की सर्विंग नहीं करता, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, ये कुछ सर्व नहीं करता। इनफैक्ट ये सिर्फ बताता है कि कौन से पीयर के पास क्या डाटा है, या अगर किसी पीयर को कोई डेटा चाहिए तो वो पीयर अपने, फॉर एग्जांपल सपोज P1 को कोई डेटा चाहिए, सो P1 अपने इस वाले रेड वाले कनेक्शन के थ्रू CIS को एक क्वेरी डालता है कि सर मुझे ये डेटा चाहिए, ये डेटा हमारे नेटवर्क में कहाँ पे है। तो CIS चूँकि इन सारी मशीनों से कनेक्टेड है, CIS के पास एक इंडेक्स होता है जिसमें हमेशा ये बात अपडेट होती रहती है कि कौन से पीयर के पास क्या क्या डाटा है। सो इफ़ दिस मशीन asks for the possibility of getting a particular data, कौन से पीयर पे मिल सकता है, तो CIS अपने इंडेक्स को चेक करके इसे बताता है कि जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा P5 के पास है। Now P1 has to connect directly to the P5 और P5 से कनेक्ट होकर के P5 से डेटा इनको डायरेक्टली मांग लेना है और ये चीज़ थ्रू आउट चलती रहती है। सो अगर P1 को कोई डेटा चाहिए था, P1 ने CIS से पूछा, CIS ने रिस्पॉन्ड किया कि जो डेटा आपको चाहिए वो P5 के पास है। उसी टाइम पे P4 ने भी इस कनेक्शन के थ्रू CIS से पूछा था कि मुझे जो डेटा चाहिए वो कहाँ है। CIS ने बताया जो आपको चाहिए वो P2 के पास है। तो P1 P5 से मांग रहा था, उसी टाइम पे P4 P2 से मांग रहा था। अगले ही मोमेंट में P2 को कुछ चाहिए था जो P4 के पास था, तो P2 P4 से मांग रहा था। सो सारी मशीनें आपस में एक दूसरे से मांगती रहती हैं और एक दूसरे को देती रहती हैं। सो यहाँ पे जैसा डिस्कस हमने किया है कि कोई क्लाइंट और सर्वर जैसा अप्रोच नहीं होता है। एक मोमेंट पे एक मशीन क्लाइंट होती है, दूसरी सर्वर होती है, तो अगले मोमेंट पे जो पिछली बार सर्वर था वो क्लाइंट बन जाता है। सो कभी एक मशीन दूसरी मशीन को कुछ सेंड कर रही है, तो कभी दूसरी मशीन पहली मशीन को कुछ सेंड कर रही है। सो नो वन इज़ परफेक्ट सेंडर, नो वन इज़ परफेक्ट रिसीवर। इनफैक्ट ऑल मशीन्स हैव द सेम प्रिविलेज। ये है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जैसा हमने सबसे पहले शुरुआत में बात करी है,
कौन सा तय करेंगे कि हम नेटवर्क बना रहे हैं तो हम क्लाइंट सर्वर बनाएं या पीयर टू पीयर बनाएं? इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। एंड यू नो व्हाट, जब बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होता है, यू नो अ नेटवर्क दैट मे हैव लॉट्स ऑफ पीसीज ऑल टुगेदर, तो वहाँ पे लोड बैलेंस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से ही संभव हो पाता है। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आमतौर पे तब बनाते हैं जब छोटे नेटवर्क्स बनाने हों, एंड स्पेशली लोड बैलेंस बहुत बड़ा आपके लिए इश्यू ना हो। तो जब हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने होते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होता है, तो हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अपनाते हैं, जहाँ पे हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक सर्वर 2 मशीनों से कनेक्ट होगा, वो दोनों मशीनें एज सर्वर बिहेव करेंगी तो उनके नीचे और सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, फिर वो मशीनें भी एज सर्वर बिहेव करेंगी तो उनके नीचे और क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन सकता है। मास्टर सर्वर, सेकेंडरी सर्वर्स, टर्शरी सर्वर्स एंड देन क्लाइंट्स। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी नेटवर्क सर्विसेज हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया हुआ है। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ क्लाइंट सर्वर अप्रोच वर्क्स, एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज जस्ट दिस। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग है और इसका इस्तेमाल छोटे नेटवर्क्स में किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि लोड बैलेंसिंग यहाँ बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो बड़े नेटवर्क्स में पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इस्तेमाल न कर सकते हैं, न करते हैं। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर्स ऑफ नेटवर्क एंड इट जस्ट फिनिश्ड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में, लाइक ट्रांसमिशन मीडिया। तो आज का वीडियो सिर्फ इस बारे में था कि नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स कौन से हैं, और ये मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि हमने ये जो डिस्कशन किया है, इट्स अ जेनेरिक डिस्कशन ऑफ आर्किटेक्चर्स ऑफ नेटवर्क। हम इसे और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं जिसमें सारे प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, एंड अगली वीडियोज़ में हम इसे भी कवर करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।